कभी सोचा है कि एक इंसान के लिए सबसे सेफ जगह कौन सी होती है? उसका घर, उसका डाइनिंग टेबल, उसकी वो किचन। केरला के कूड़ाथाई गांव में सालों तक लोगों ने यही माना कि जो घर के अंदर होता है वो सेफ होता है और जो अचानक से मौत होती है वो भगवान की मर्जी होती है। लेकिन जब एक ही फैमिली के लोग एक एक करके सालों के गैप में बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी वार्निंग के मरते रहे, तो सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ किस्मत थी या कोई ऐसी चीज थी जो किसी को दिखाई नहीं दी? ये कहानी है जॉली जोसेफ की। वेलकम टू द क्राइम शो। जॉली जोसेफ का जन्म केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में कट्टापना एरिया में हुआ था। पब्लिक रिकॉर्ड्स और कोर्ट डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उसका चाइल्डहुड ऑर्डिनरी, मिडिल क्लास और लार्जली अनरिमार्केबल था। ना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड, ना कोई साइकोलॉजिकल रेड फ्लैग्स जो बाद में मीडिया को मिल सके। लोगों के हिसाब से जॉली M.Com ग्रेजुएट थी और NIT कैलिकट जाकर पढ़ाती थी, और इस बात पर गांव के लोगों ने कभी वेरीफाई नहीं किया क्योंकि जॉली का बिहेवियर कन्विंसिंग था। वो फ्रेंडली थी, जोवियल थी, पायस थी। लोग उसे जॉली कहते थे, लिटरली। 1997 में जॉली जोसेफ की शादी होती है रॉय थॉमस से। ये शादी एक अरेंज मैरिज थी जो केरला के क्रिश्चियन हाउसहोल्ड्स में कॉमन थी। रॉय थॉमस एक प्राइवेट जॉब करता था। शादी के बाद जॉली रॉय के पेरेंटल होम में रहने लगती है, कूड़ाथाई के उस घर में जहां रॉय के पेरेंट्स रहते थे, टॉम थॉमस और अन्नामा थॉमस। शादी के शुरू के कुछ साल बिल्कुल नॉर्मल थे। जॉली और रॉय के 2 बेटे भी हुए जो आज के टाइम पर यंग अडल्ट्स हैं। इस दौरान कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ। कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये घर फ्यूचर में एक हेडलाइन बनेगा। सब कुछ शांत था। एक दिन 2002 में अन्नामा थॉमस अपनी रूटीन वॉक से घर लौटती हैं। घर आकर वो एक ग्लास पानी पीती हैं। पानी पीने के कुछ पल बाद ही उन्हें अजीब सा लगने लगता है। उन्हें चक्कर आते हैं, उनका बैलेंस बिगड़ता है और फिर वो फ्लोर पर कोलैप्स हो जाती हैं। घर में एक पैनिक शुरू हो जाता है। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर्स उन्हें डेड डिक्लेयर कर देते हैं। कॉज ऑफ डेथ लिखा जाता है हार्ट अटैक। कोई पोस्टमार्टम नहीं होता, कोई क्रिमिनल सस्पेशन नहीं होता है। अन्नमा की एज 57 इयर्स की थी। लोगों ने माना कि हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ये कहानी का पहला चैप्टर था और किसी को नहीं पता था कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। अन्नमा थॉमस के बाद घर के डायनामिक्स बदल जाते हैं। अब घर में सिर्फ टॉम थॉमस, रॉय और जॉली रहते हैं। जॉली घर संभालती है, अपनी कॉलेज जॉब के लिए रोज निकलती है। सारे डिसीजंस धीरे धीरे जॉली के हाथ में आने लगते हैं। और फिर कुछ सालों बाद 2008 में टॉम थॉमस अचानक बेहोश हो जाते हैं। उनका बॉडी कंट्रोल कंप्लीटली उनसे छूट जाता है। वो गिर पड़ते हैं और फिर साथ में उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन इस बार भी डॉक्टर्स वही लिखते हैं, नेचुरल डेथ, हार्ट रिलेटेड। टॉम थॉमस की एज 66 इयर्स की थी। इस बार भी कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कोई FIR नहीं हुई, कोई भी पैटर्न कनेक्ट नहीं हुआ। अब रॉय के पेरेंट्स दोनों चले जाते हैं। घर का पूरा स्ट्रक्चर बदल जाता है। रॉय और जॉली अब उस घर के सोल ऑक्यूपेंट्स हैं और कहानी धीरे धीरे अपने सबसे क्रिटिकल फेज की तरफ बढ़ रही होती है। अकॉर्डिंग टू पब्लिकली अवेलेबल रिकॉर्ड्स, 2008 के बाद कूड़ाथाई का वो घर फिर से शांत हो गया था। अन्नामा थॉमस और टॉम थॉमस दोनों चले जा चुके थे। गांव के लोगों के लिए ये एक बुढ़ापे की कहानी थी। पहले माँ, फिर बाप। अब घर में सिर्फ 2 लोग रह गए थे, रॉय थॉमस और उसकी वाइफ जॉली जोसेफ। बाहर से देखा जाए तो सब कुछ नॉर्मल था।
रॉय अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा था। जॉली रोज सुबह घर से निकलती थी अपनी कॉलेज जॉब के लिए। किसी को ये नहीं पता था कि इस शांति के नीचे कुछ और ही चल रहा है। 2011 की एक शाम रॉय थॉमस ने अपना डिनर किया। सिंपल सा खाना, राइस और कटला करी। घर के लिए ये एक बिल्कुल नॉर्मल रात थी। कोई झगड़ा नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई शाउटिंग नहीं। थोड़ी देर बाद रॉय बाथरूम में गया और फिर वो वापस नहीं आया। काफी टाइम तक जब दरवाजा नहीं खुला, घर में घबराहट हो गई। बाथरूम का दरवाजा अंदर से लॉक्ड था। जब दरवाजा तोड़ा गया, रॉय थॉमस अंदर डेड मिला। इस बार डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया। रिपोर्ट में पॉइजन के कुछ ट्रेसेस मिले, लेकिन फिर भी इस मौत को सुसाइड डिक्लेयर कर दिया गया। रीजन दिया गया कि क्योंकि रॉय एक फाइनेंशियल स्ट्रेस में था, उसके ऊपर लोन्स थे, उसके ऊपर प्रेशर था, इसलिए ये हुआ और इस केस को क्लोज कर दिया गया। सिर्फ एक इंसान था जो इस एक्सप्लेनेशन से सैटिस्फाइड नहीं था। रॉय के मैटरनल अंकल यानी कि रॉय के मामा जी मैथ्यू मंजायदिल। मैथ्यू ने इंसिस्ट किया कि पोस्टमार्टम हो, इंक्वायरी हो। उसने सवाल उठाए, लेकिन उस वक्त उसकी आवाज दबाई दी जाती है। जॉली जोसेफ अब एक विडो बन चुकी थी। गांव के लोग उस पर तरस खा रहे थे। 3 मौतें उसकी जिंदगी से जुड़ चुकी थीं, सास, ससुर और फिर पति। किसी को ये लगा ही नहीं कि कहानी यहाँ रुकी नहीं है। रॉय की मौत के बाद जॉली और ज्यादा इंडिपेंडेंट हो गई। वो अब किसी को जवाब देने के लिए ऑब्लिगेटेड नहीं थी। उसके डेली रूटीन वैसे ही चलते रहे, घर से निकलना, जॉब जाना और शाम को वापस आना। लेकिन फैमिली के कुछ लोगों को धीरे धीरे लगने लगा कि जॉली का बिहेवियर अनयूजुअली कंपोज्ड है। 3 क्लोज डेथ के बाद भी उसमें ब्रेकडाउन नहीं दिखाई दे रहा था, पर यह सिर्फ ऑब्जर्वेशन थी, एविडेंस नहीं। और बिना एविडेंस के कोई किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकता है। 2014 में मैथ्यू मंजायदिल, वही अंकल, वही मामा जी जिन्होंने रॉय की डेथ पर सवाल उठाए थे, जॉली के कांटेक्ट में रहते हैं। एक दिन जॉली उन्हें एक विस्की गिफ्ट करती है। मैथ्यू उस विस्की को पीते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें चक्कर आने लगते हैं, उनकी तबीयत अचानक बिगड़ती है और फिर वो गिर पड़ते हैं। उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर्स कॉज ऑफ डेथ नेचुरल बताते हैं। इस पॉइंट पर इस फैमिली के लिए ये सिर्फ एक और ट्रेजेडी होती है। कोई जोड़कर नहीं देखता कि जिस इंसान ने पहले इंक्वायरी मांगी थी, वो भी अब जिंदा नहीं है। रॉय थॉमस का एक कजन था, शाजू जैकरिया। शाजू एक मैरिड इंसान था। उनकी वाइफ का नाम सिली शाजू था। उनकी एक छोटी सी बेटी भी थी, एल्फीन, सिर्फ 2 साल की। जॉली धीरे धीरे शाजू की फैमिली के सर्कल का हिस्सा बन गई थी। कब, कैसे, इस पर कोई एग्जैक्ट रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन लोग इतना जानते थे कि जॉली उनके घर में एक ट्रस्टेड मेंबर बन गई थी। उसी साल 2014 में ही एक और चीज होती है जो पूरे केस का सबसे डिस्टर्बिंग हिस्सा है। शाजू की 2 साल की बेटी एल्फीन एक दिन खाना खाते वक्त चोकिंग का शिकार हो जाती है। बच्ची की तबीयत बिगड़ती है और तो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन बच्ची बच नहीं पाती है। डॉक्टर्स लिखते हैं डेथ ड्यू टू चोकिंग। एक छोटी बच्ची की मौत, पर फिर भी सिस्टम इसे भी एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट मान लेता है। किसी को ये नहीं लगता कि ये घर मौत के साथ इतना फेमिलियर हो चुका है। 2 साल बाद 2016 में सिली शाजू, एल्फीन की माँ और शाजू की वाइफ मेंटली लो फील कर रही होती है। डिप्रेशन और लो एनर्जी की बातें चल रही होती हैं। इसी दौरान जॉली जोसेफ उसे एक मशरूम कैप्सूल देती है। जॉली उसे कन्विंस करती है कि ये कैप्सूल एनर्जी के लिए अच्छा है और उसको डिप्रेशन में हेल्प करेगा। सिली उसकी बातों से कन्विंस हो जाती है और वो कैप्सूल ले लेती है और कुछ ही पलों में वो कोलैप्स कर जाती है। उसकी मौत हो जाती है। जॉली वहीं बैठी होती है। डॉक्टर्स इसे भी नेचुरल डेथ रिकॉर्ड कर देते हैं। एक ही फैमिली में पहले बच्ची और अब माँ, और फिर कुछ ही समय के अंदर जॉली जोसेफ और शाजू जैकरिया की शादी हो जाती है। इस पॉइंट पर भी कोई लीगल ऑब्जेक्शन नहीं होता है, कोई क्रिमिनल केस नहीं होता है। सब कुछ
रिकॉर्ड और लीगल तरीकों से होता है। 2016 तक पहुंचते पहुंचते एक ही फैमिली के 6 लोग मर चुके होते हैं, अलग अलग सालों में, अलग अलग रीजंस के साथ। हर मौत को अभी तक इंडिविजुअली देखा गया था, कभी कलेक्टिवली नहीं देखा गया। और इस वजह से 14 सालों तक ये कहानी सिर्फ एक बैड लक बनी रही। सच अभी भी जमीन के नीचे था और इसे ऊपर लाने के लिए एक इंसान को, सिस्टम को जगाना पड़ा। 2016 के बाद कूड़ाथाई का वो घर फिर से शांत हो गया था। इतना शांत कि अगर कोई बाहर से देखे तो उसे लगे यहाँ ट्रेजेडी आ चुकी है और जा चुकी है। जॉली जोसेफ अब शाजू जाकरिया की वाइफ थी। घर में एक नया सेटअप था। गांव के लोगों के लिए उन दोनों की लाइफ फाइनली सेटल हो गई थी। लेकिन हर कहानी का एक वक्त होता है जब वो बातें दबाई गई होती हैं, वो चुप रहना बंद कर देती हैं। इस कहानी में वो वक्त आया 2018 में। रॉय थॉमस का एक भाई था, रोजो थॉमस। वो कूड़ाथाई में रेगुलर नहीं रहता था, इसलिए शायद वो इस फैमिली इमोशनल फॉक से थोड़ा दूर था। उसके दिमाग में बस एक ही बात अटकी हुई थी, वो थी रॉय की मौत। उसे याद था कि रॉय की डेथ को सुसाइड डिक्लेयर किया गया था। उसे ये भी बताया गया था कि रॉय ने शाम को 3:30 बजे खाना खाया था और उसके बाद कुछ नहीं खाया। पर रोजो को ये वर्जन कभी फुली कन्विंसिंग नहीं लगा। इसलिए 2018 में रोजो कूड़ाथाई आता है और कुछ ऐसा करता है जो उस पूरी कहानी का डायरेक्शन बदल देता है। वो RTI यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एप्लीकेशंस फाइल करता है, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स के लिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के लिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के लिए। ये एक स्लो प्रोसेस था, कोई ड्रामेटिक पुलिस रेड नहीं, बस एक आदमी जो फाइल्स मांग रहा था। और जब वो फाइल्स आती हैं तब कहानी का पहला कॉन्क्रीट क्रैक दिखाई देता है। रॉय थॉमस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक डिटेल थी जो रोजो के लिए शॉक जैसी थी। रिपोर्ट क्लियरली मेंशन करती है कि रॉय के स्टमक में राइस और कडला करी मौजूद था और ये खाना रात 8:30 बजे के आसपास खाया था। ये डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट करता है जो जॉली ने फैमिली को बताया था। जॉली का कहना था कि रॉय ने 3:30 बजे खाना खाया था और उसके बाद कुछ नहीं खाया था। ये एक छोटा सा डिटेल लग सकता है, लेकिन क्राइम इन्वेस्टिगेशंस में छोटी डिटेल्स ही सबसे ज्यादा बोलती हैं। फैमिली फ्रेंड मोहम्मद बावा बाद में कहते हैं, जब हमने रिपोर्ट पढ़ी तब समझ आया कि जॉली ने हमें जो बताया था वो गलत था। ये कहना था, जैसा कि मैंने कहा, फैमिली फ्रेंड मोहम्मद बावा से। इस एक कॉन्ट्रडिक्शन ने पूरी फैमिली को पीछे के सालों की तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। जब फैमिली ने पुरानी डेथ्स को याद करना शुरू किया तो कुछ डिस्टर्बिंग सिमिलैरिटीज सामने आने लगी। हर बार मौत से पहले कुछ खाना, पीना या कुछ ड्रिंक करना या कोई कैप्सूल, और हर बार सिम्टम्स जो थे वो अनईजीनेस, डिजीनेस या फिर कोलैप्स हो जाना, और हर बार डायग्नोसिस हार्ट अटैक, नेचुरल कॉजेस या कोई एक्सीडेंट, और हर बार जॉली जोसेफ की प्रेजेंस। ये पैटर्न पहले भी था, बस किसी ने उसे एक साथ देखने की कोशिश नहीं की थी। अब सवाल जो था वो उठ चुका था। इस बार कंप्लेंट रेंजी थॉमस, रॉय और रोजो की बहन ने की थी। उनका कहना सिंपल था कि एक फैमिली में इतनी अननेचुरल डेथ कैसे हो सकती हैं। पुलिस इस बार इग्नोर नहीं करती है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया जाता है। पुराने केसेस रीओपन होते हैं। बॉडीज को एक्सह्यूम करने का डिसीजन लिया जाता है। ये डिसीजन इजी नहीं था। सालों पुरानी ग्रेव्स, फैमिलीज का एक इमोशनल रेजिस्टेंस, इतनी सारी लीगल परमिशंस, लेकिन जब सिस्टम एक बार मूव करता है तो पीछे नहीं देखता है। एक्सह्यूमेशन के बाद फोरेंसिक टेस्ट होते हैं। एक्सपर्ट्स एक चीज एक्सप्लेन करते हैं कि साइनाइड जो है वो एक ऐसा पॉइजन है जो बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होता। टाइम के साथ उसका ट्रेस मिलना भी मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब ये था कि केमिकल ट्रेस का ना मिलना को रूल आउट नहीं करता है। केस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बिल्ड होने लगता है। अक्टूबर 2019 पुलिस जॉली जोसेफ को कस्टडी में लेती है। उस वक्त जॉली की एज 47 इयर्स की थी। अकॉर्डिंग टू पुलिस रिकॉर्ड्स,
इंटरोगेशन के दौरान जॉली एलिजिडली कन्फेस करती है कि उसने साइनाइड का इस्तेमाल करके 6 लोगों को मारा। ये कन्फेशन लीगली कंटेस्ट होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए ये एक मेजर टर्निंग पॉइंट था। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चलता है कि जॉली एक कॉलेज ग्रेजुएट नहीं थी। शी ड्रॉप्ड हर कॉलेज एंड ना ही वो किसी कॉलेज में प्रोफेसर थी या पढ़ाती थी। वो इतने सालों से घर से निकलकर कहाँ जाती थी ये बात किसी को नहीं पता है और ना ही क्लियर है। एंड नो वन सस्पेक्टेड हर बिकॉज ऑफ हर कॉन्फिडेंस, हेल्पिंग एंड काइंड नेचर, जिससे वो बहुत एजुकेटेड साउंड करती थी। अकॉर्डिंग टू सम पब्लिक सोर्सेस, पुलिस के मुताबिक जॉली का एलिजिड मोटिव प्रॉपर्टी और कंट्रोल से जुड़ा था, एज वो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकर बनना चाहती थी। अपनी लाइफ के डिसीजंस किसी और पर डिपेंडेंट होके नहीं लेना चाहती थी। पुलिस बताती है कि साइनाइड जॉली ने अकेले प्रोक्योर नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है कि एमएस मैथ्यू, जो ज्वेलरी शॉप में काम करता था और जॉली का एक डिस्टेंट रिलेटिव था, उसने साइनाइड अरेंज किया था। मैथ्यू का कहना था कि जॉली ने उसे बोला कि साइनाइड एक स्ट्रे डॉग को मारने के लिए चाहिए। मैथ्यू के मुताबिक उसने प्रजी कुमार, जो कि एक गोल्डस्मिथ था, उससे साइनाइड लिया था। एक्सचेंज उन दोनों के बीच में सिंपल था कि प्रजी को 2 बॉटल अल्कोहल और 5000 रुपीज चाहिए थे, तो मैथ्यू ने प्रजी को ये दोनों चीजें दे दी और उससे साइनाइड ले लिया। पर प्रजी कुमार के स्टेटमेंट के मुताबिक ये साइनाइड पॉइजन रैट्स को मारने के लिए लिया गया था। 3 लोग, 3 अलग अलग एक्सप्लेनेशंस और बीच में 6 डेथ्स। 2019 के बाद से केस कोर्ट में है। मल्टीपल चार्जशीट फाइल हो चुकी हैं। हर डेथ का अलग केस है। जॉली जोसेफ की बेल प्लीज रिपीटेडली रिजेक्ट हो जाती हैं। कोर्ट का कहना है क्राइम का नेचर सीरियस है और एविडेंस को ट्रायल में फुल डिटेल से एग्जामिन किया जाएगा। अभी तक कोई कॉन्विक्शन नहीं है, कोई एक्यूटल नहीं है। ट्रायल चल रहा है। ये कहानी अभी भी कोर्ट में है। सच का फाइनल वर्डिक्ट आना बाकी है। लेकिन एक सवाल जो पीछे रह जाता है कि अगर 2002 में ही एक ग्लास पानी पीने के बाद गिरने वाली औरत पर थोड़ा सा भी सवाल उठाया जाता, तो क्या ये कहानी सिर्फ एक ट्रेजेडी बनकर खत्म हो जाती? कभी कभी क्राइम इसलिए सक्सेसफुल होता है क्योंकि वो फेमिलियर होता है, घर जैसा, नॉर्मल जैसा, और जब तक हम रियलाइज करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू TCS द क्राइम शो। इस केस में आपको ज्यादा शॉकिंग क्या लगा, जॉली जोसेफ का एलिजिड क्राइम या सिस्टम का 14 सालों तक कुछ नोटिस ना करना? कमेंट्स में जरूर बताएं। स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस।